नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहे हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु ए जिसके निर्देशांक 0,4 है और बिंदु बी जिसके निर्देशांक -5,9 है। कह रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड पर और बिंदु पी से होकर गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण ज्ञात करिए। हाँ ने बोलिए हाँ। कह रहा है कि बिंदु रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है। हाँ कि ना बोलिए हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु A जिसके निर्देशांक 0,4 है और बिंदु B जिसके निर्देशांक -5,9 है। कह रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड पर और बिंदु P से होकर गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण ज्ञात करिए। तथा कह रहा है बिंदु रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है। हाँ ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एक बिंदु हमारा यहाँ पर है जिसका नाम A है। मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु है जिसका नाम A है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक 0,4 है। मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक 0,4 है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए कि B बिंदु यहाँ पर है। एक बिंदु B यहाँ पर है जिसके निर्देशांक -5,9 है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि A और B बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि A और B बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड पर कह रहा है A और B बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड पर और बिंदु P से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस पर एक अभिलंब है जो P बिंदु से होकर जा रहा था, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये कह रहा है कि A और B बिंदु से A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड पर, किस वाले रेखाखंड पर, और बिंदु P से होकर गुजरने वाले या बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P से होकर गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण ज्ञात करिए। मतलब इसका हमें समीकरण बताना है, मतलब इस रेखा का हमसे समीकरण पूछ रहा है। हाँ हाँ कह रहा है कि बताइए इस रेखा का समीकरण क्या होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है तो, अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है तो दोस्तों हमसे इसी रेखा का तो समीकरण पूछ रहा है। भैया हाँ इसी रेखा का हमसे समीकरण पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों ये जो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि जो P बिंदु है, जो P बिंदु है इस रेखाखंड को 2:3 में विभक्त करता है। 2:3 में विभक्त करता है। हाँ कह रहा है कि ये जो बिंदु P है इस रेखाखंड को 2:3 में विभक्त करता है। हाँ ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक बिंदु A है और एक बिंदु B है और उनको मिलाने वाली एक रेखाखंड AB है। हाँ A और B बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड AB है, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो P बिंदु है इस AB रेखाखंड को 2:3 में विभक्त कर रहा है। हाँ अगर दोस्तों P बिंदु जो है इस रेखाखंड AB को 2:3 में विभक्त कर रहा है, तब आप मुझे बताइए इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए अगर आपको P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो 2 की मल्टीप्लाई 5 से करिए, -5 से करिए तो -10 है। तो इसी प्रकार 2 की मल्टीप्लाई आप 9 से भी करिए तो यहाँ पर 9 है, ठीक है। इसी प्रकार 3 की मल्टीप्लाई 0 से करिए, मैंने कहा ठीक है 0 आया। इसी प्रकार आपने कहा 4 से भी कर लीजिए तो आया 12। जो आया है उसे अनुपातिक वैल्यू के जोड़ से भाग दे दीजिए, तो अनुपातिक वैल्यू का जोड़ 5 होगा और यहाँ पर भी 5 से मैंने भाग दिया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये जो P बिंदु AB रेखाखंड को 2:3 में विभक्त कर रहा था उसके निर्देशांक देखा जाए तो ये होगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मतलब देखा जाए तो इस P बिंदु के निर्देशांक -2, 12, 9, 21, 21/5 होगा। 21/5 होगा। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है।
दोस्तों इस P बिंदु की निर्देशांक हमें पता चल गया कि भैया इस P बिंदु की निर्देशांक दोस्तों हमें पता चल गया कि जो P बिंदु AB रेखाखंड को 2:3 में विभक्त कर रहा था, इसके निर्देशांक -2,21/5 है, -2,21/5 है। हाँ कि नहीं? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट 1 मिनट। 2 में 18 होगा दोस्तों। 18 12 कितना होगा? कहोगे देखिए 18 12 देखा जाए, 18 12 देखा जाए तो 30 होगा। क्या होगा? 30 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो P बिंदु की निर्देशांक -2,6 आएगा, -2,6 आएगा। हाँ क्यों? ठीक है दोस्तों, 2 की मल्टीप्लाई हम -5 से करेंगे 10 आएगा माइनस का, और 2 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 18 आएगा। इसी प्रकार 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 12 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो P बिंदु की निर्देशांक -2,6 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो गई। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे पर अभिलंब हुआ था। कहोगे हाँ, अगर अभिलंब हुआ था तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस रेखा और इस रेखा का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होगा। कहोगे हाँ, ठीक है। इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा और इस रेखा का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर इस रेखा के ए बिंदु का निर्देशांक ये है और बी बिंदु का निर्देशांक ये है, तो इस रेखा की ढाल क्या होगी? तो देखिए किसी भी रेखा की जो ढाल होती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होती है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए y2 देखा जाए, इसे y1 y2 मान, इसे x1 y1 मान लीजिए। ठीक, तो देखिए y2 देखा जाए तो 9 है और y1 देखा जाए तो 4 है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए अपॉन x2 देखा जाए, कहोगे देखिए x2 देखा जाए तो -5 है और x1 देखा जाए तो 0 है। मैंने कहा हाँ, तो इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए ये जो रेखा है इस रेखा का ढाल जो होगा या प्रवणता जो होगी -1 हो। हाँ, अगर दोस्तों इस रेखा की प्रवणता -1 है तो इस रेखा की जो प्रवणता होगी वो वास्तव में +1 होगी। हाँ, माइनस का उल्टा करेंगे प्लस और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस रेखा की प्रवणता क्या होगी? 1 को 1 के अपोन में लिखेंगे, पलट के लिखेंगे तो 1 ही आएगा। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये जो रेखा है इसकी प्रवणता 1 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं। दोस्तों हमसे इसी रेखा का तो समीकरण पूछा था। हो गया हाँ, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस रेखा पर एक बिंदु P स्थित है जिसके निर्देशांक -2,6 है और इस रेखा की प्रवणता 1 है। हाँ, ठीक है दोस्तों, अगर इस रेखा की प्रवणता 1 है, इस रेखा की ढाल 1 है और इस बिंदु के निर्देशांक जो है इस रेखा बिंदु के निर्देशांक -2,6 है, तब आप मुझे बताइए इस रेखा का समीकरण क्या होगा? देखिए किसी भी रेखा का जो समीकरण होता है y कहोगे देखिए किसी भी रेखा का जो समीकरण होता है y - y1 बराबर mx - x1 होता है। कहोगे देखिए यहाँ पर y देखा जाए तो 6 है बराबर प्रवणता m देखा जाए तो 1 है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए देखा जाए तो x1 यहाँ पर -2 है तो +2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर आप इसे सोल्व करने जाते हैं तो x - y बराबर -8 है। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ और उसे सोल्व करके लिखता हूँ तो आएगा x - y बराबर -8। मतलब ये जो रेखा है इस रेखा का जो समीकरण होगा x - y बराबर -8 होगा, x - y बराबर -8 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी। अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, लेकिन हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम कुछ नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम इससे प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि यदि कोई रेखा x अक्ष को अंतःखंड A बिंदु पर A बिंदु पर और y अक्ष को अंतःखंड B बिंदु पर काटता है तो उस रेखा का जो समीकरण होगा x/a + y/b बराबर 1 होगा। ठीक है, इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा कार्तीय तल है। आपको कोई आपत्ति है? कोई नहीं, हमें यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा कार्तीय तल है। ठीक है, ये हमारा दोस्तों क्या है? कार्तीय तल है। ठीक है दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि एक रेखा x अक्ष को a बिंदु पर काटता है, मतलब a दूरी पर काटता है। कह रहा है कि यदि कोई रेखा x अक्ष को a बिंदु पर काटता है, मतलब a दूरी पर काटता है, और y अक्ष को b बिंदु पर काटता है, मतलब y अक्ष को b बिंदु पर काटता है,
मतलब b दूरी पर काटता है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो ऐसी स्थिति में इस रेखा का ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 होगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है, ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई रेखा x अक्ष को अंतःखंड a मीटर दूरी पर या a पर काटता है और y अक्ष को अंतःखंड b दूरी पर या b पॉइंट पर काटता है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 होगा। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आखिर कैसे हो रहा है, आइए हम इस चीज की जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगी। दोस्तों ये हमारा कार्तीय तल है, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए एक रेखा है, वो x अक्ष को इस बिंदु पर काट रहा है और y अक्ष को इस बिंदु पर काट रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा एक कार्तीय तल है और मान लीजिए एक रेखा है जो x अक्ष को a मीटर दूरी पर काटता है और y अक्ष को b मीटर दूरी पर काटता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एक रेखा जो x अक्ष को a मीटर दूरी पर काटता है और y अक्ष को b मीटर दूरी पर काटता है। अगर दोस्तों x अक्ष को a मीटर दूरी पर काटता है, मतलब इस बिंदु पर काटता है, तो इस बिंदु के निशान क्या होगा, 1, 0 होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर जो रेखा है वो y अक्ष को b मीटर दूरी पर काटता है, मतलब b बिंदु पर काटता है, तो इस बिंदु के निशान क्या होगा, 0, b होगा। हाँ, 0, b होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी, हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। ठीक है, अगर दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस रेखा पर 2 पॉइंट स्थित है, एक और उन पॉइंटों के निर्देशांक क्रमशः 1, 0 है और 0, b है। हाँ कि ना, ठीक है। अगर दोस्तों इस रेखा पर 2 पॉइंट उपस्थित है जिनके निर्देशांक क्रमशः ये और ये है, तब आप मुझे बताइए इस रेखा का समीकरण क्या होगा। देखिए, किसी भी रेखा का जो समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होता है। देखिए इस रेखा का समीकरण y माइनस y1, आप इसे x1 y1 मान लीजिए। देखिए y1 की वैल्यू 0 है, बराबर y2 माइनस y1, y2 क्या है, b है, y1 क्या है, 0 है, अपॉन x2 माइनस x1, x2 क्या है, देखिए x2 देखा जाए तो 0 है, x1 क्या है, a है। ठीक है, इंटू x माइनस x1, x1 क्या है, x1 देखा जाए तो a है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। अब दोस्तों हम सोल्व कर लेते हैं। इससे तो कोई वास्ता नहीं है, इससे भी हमें कोई वास्ता नहीं है, इससे भी हमें कोई वास्ता नहीं है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों माइनस a की मल्टीप्लाई y से करोगे तो क्या होगा, माइनस का a y आएगा। ठीक है, बराबर का साइन लगाया। इसी प्रकार दोस्तों b की मल्टीप्लाई x से करोगे क्या आएगा, bx आएगा। इससे करोगे तो क्या आएगा, माइनस a भी आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों मैं इसे बराबर की दूसरी साइड पहुंचा देता हूँ, इसे इसके इधर ले आता हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, ay प्लस bx बराबर a b प्राप्त होगा। हाँ, प्लस का a b प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, a b से पूरे समीकरण को भाग दिया। तो अगर मैं भाग देता हूँ तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा, इसके अपोन में तो क्या आएगा, इसके अपोन में दिखा जाए तो a आएगा। ठीक है, और इसके अपोन में क्या आएगा, इसके अपोन में b आएगा और बराबर का 1 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये क्या निकल कर आएगा, ये देखा जाए तो इस रेखा की समीकरण निकल कर आएगा। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस रेखा पर 2 बिंदु स्थित है, क्रमशः ये, जिसके निशान क्रमशः ये थे और ये थे। ऐसी स्थिति में इस रेखा की जो समीकरण निकल कर आई, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 निकल कर आई। हाँ, दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि कोई रेखा x अक्ष को a मीटर दूरी पर या a बिंदु पर काटता है अंतःखंड, और y अक्ष को b मीटर दूरी पर या b बिंदु पर काटता है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 होगा। क्या होगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 होगा। यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि कोई रेखा x अक्ष को अंतःखंड a मीटर दूरी पर या a बिंदु पर काटता है और y अक्ष को b मीटर दूरी पर या b
अंतःखंड बी मीटर दूरी पर या बी पॉइंट पर या बी मीटर दूरी पर काटता है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप तेजी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बिना इसके प्रयोग करें। जो आपको पहला कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था उससे आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पता होता है तो आप तेजी से ही सोल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे हमारे अंदर क्लियरिटी आ जाए। कभी हाँ दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि एक रेखा एक्स अक्ष को अंतःखंड 5 यूनिट पर और वाई अक्ष को अंतःखंड 3 यूनिट पर काटता है तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेखा है जो एक्स अक्ष को अंतःखंड 5 यूनिट पर और वाई अक्ष को अंतःखंड 3 यूनिट पर काटता है तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा। हाँ दोस्तों, अभी को मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष को ए मीटर दूरी पर या अंतःखंड ए पॉइंट पर काटता है और वाई अक्ष को अंतःखंड बी पॉइंट पर काटता है तो उस रेखा का जो समीकरण होगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 होगा। हाँ यही तो पढ़ाया है तो यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस क्वेश्चन में x अक्ष दोस्तों इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस क्वेश्चन में जो x रेखा है x अक्ष को 5 यूनिट पर काट रहा है। हाँ कि नहीं, तो इस प्रकार देखा जाए तो एक ही वैल्यू 5 है। इसी प्रकार रेखा जो है y अक्ष को 3 यूनिट पर काट रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो b की वैल्यू क्या है 3 है। तो मैंने यहाँ पर a और b की वैल्यू रख दिया। अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 5 बराबर 1 प्राप्त हुआ। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो उस रेखा का समीकरण x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 5 बराबर 1 होगा, जो x अक्ष को 3 मीटर यूनिट पर और y अक्ष को 5 मीटर यूनिट पर काट रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे, अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, यहाँ से मुझे और आपको कुछ समझाना है। ठीक है, यहाँ से कुछ मुझे आपको और समझाना है दोस्तों। ये समीकरण देखा जाए तो ये जो समीकरण है ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 के रूप का है। दोस्तों ये समीकरण देखा जाए तो ये जो समीकरण निकल कर आया है इस रेखा का, ये समीकरण जो है दोस्तों, ये जो रेखा का समीकरण निकल कर आया है ये कुछ और, ये वास्तव में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 के रूप का है। तो ये जो वैल्यू है दोस्तों ये क्या है, कभी ये वैल्यू देखा जाए तो x अक्ष को जितने मीटर दूरी पर काट रहा है वो बिंदु है। मतलब x का अंतःखंड क्या है, कभी 3 है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये क्या है, कभी ये y अक्ष को जितने मीटर दूरी पर काट रहा था रेखा वो बिंदु है। मतलब y का अंतःखंड देखा जाए तो क्या है, कभी 5 है। हाँ ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, कि यदि कोई रेखा हमारी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 के रूप का यदि कोई रेखा हमारी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 के रूप का है तो ऐसी स्थिति में x के अपोन में जो राशि लिखी गई होगी वो कुछ और नहीं x का अंतःखंड होगा। और इसी प्रकार y के अपोन में जो चीज लिखी गई होगी वो कुछ और नहीं y का अंतःखंड होगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई है। हाँ ये चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, अगर ये चीजें क्लियर हो गई है तो आइए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक रेखा का समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 30 है। कह रहा है एक रेखा है जिसका समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 30 है। कह रहा है कि बताइए रेखा x y अक्ष को कहाँ काटती है, अर्थात x y का अंतःखंड क्या होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, एक रेखा है जिसका समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 30 है। हाँ यही तो है। हाँ ठीक है, कह रहा है कि बताइए x ये जो रेखा है, कह रहा है कि बताइए ये जो रेखा है ये x अक्ष को किस पॉइंट पर काटता है और y अक्ष को किस पॉइंट पर काटता है। मतलब x और y अक्ष के x और y का अंतःखंड पूछ रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि यदि कोई रेखा x अक्ष को अंतःखंड ए बिंदु पर काटता है और y अक्ष को अंतःखंड बी बिंदु पर काटता है तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 का होगा बराबर। हाँ
तो दोस्तों ये भी रेखा काट रही है। जब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताइए एक्स और वाई अक्ष का अंतःखंड क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेखा है ये भी काट रही है, कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों ये जो रेखा है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 के रूप में नहीं है, हाँ कि नहीं। अगर मुझे उसके रूप का बनाना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, कहोगे देखिए अगर आपको उसके रूप का बनाना है तो आप एक काम करिए 30 से भाग दे दीजिए। तो मैंने दोनों साइड 30 से भाग दे दी, ठीक है। अगर मैं 30 से भाग देता हूँ तो इसके अपॉन में 30 आएगा, इसके अपॉन में 30 आएगा, और 30 को 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 30 को तो आएगा x के अपॉन में 10 आएगा, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए तो x अपॉन 10 प्राप्त होगा। इसी प्रकार प्लस का साइन लगा, इसके अपॉन में भी 30 आएगा, कहोगे हाँ। जब 30 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसके अपॉन में भी 30 आएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 से हम डिवाइड भी करेंगे तो 15 आएगा अपॉन में। तो इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो y अपॉन 15 प्राप्त होगा। इधर क्या प्राप्त होगा, कहोगे इधर देखा जाए तो 1 प्राप्त होगा, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा आपको दिख रहा है कि ये जो समीकरण है वास्तव में x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 का रूप का है, हाँ। अगर दोस्तों ये जो समीकरण x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 के रूप का है तो ऐसी स्थिति में x के अपॉन में जो राशि लिखी गई है वो कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, x का अंतःखंड है, मतलब x का अंतःखंड क्या है 10। इसी प्रकार y के अपॉन में जो राशि लिखी गई है वो कुछ और नहीं है, y का अंतःखंड है, मतलब y का अंतःखंड क्या होगा 15 होगा, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई। लेकिन दोस्तों अगर आपको और तेजी से करना है, आपको ये सब भी नहीं निकालना है, अगर आप ये सब भी निकालना नहीं चाहते हैं तो आप एक काम करिए। अगर दोस्तों आपका ये सब भी निकालने का मन नहीं कर रहा है तो आप एक काम करिए, एक्स और वाई का अंतःखंड पता करने के लिए आप एक काम करिए, एक्स के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे इस बराबर की दूसरी साइड जो लिखा है उससे डिवाइड कर दीजिए, उसे डिवाइड कर दीजिए। तो x के गुणांक में 3 लिखा है तो 3 से मैंने डिवाइड कर दिया तो आया 10। तो ये जो दोस्तों 10 निकल कर आया ये कुछ और नहीं है, x का अंतःखंड निकल कर आया, मतलब x का अंतःखंड 10 होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर y का अंतःखंड पता करना है तो y के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे बराबर की जो दूसरी साइड लिखा गया है उसे डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आया 15, मतलब y का अंतःखंड क्या होगा 15 होगा, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। दोस्तों हमसे पूछा था कि x और y का अंतःखंड क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 10, 15 होगा, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कभी देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण 9x माइनस 12y बराबर 108 के ग्राफ द्वारा दी गई अक्षों के बीच बने अंतःखंड की लंबाई क्या होगी, हाँ। कह रहा है कि दी गई अक्षों के बीच बने अंतःखंड की लंबाई क्या होगी, हाँ। कह रहा है समीकरण 9x माइनस 12y बराबर 108 के ग्राफ द्वारा दी गई अक्षों के बीच बने अंतःखंड की लंबाई क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपके सामने एक समीकरण दिया गया है रेखा का 9x माइनस 12y, 1 मिनट हो गई मैं इधर ले देता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि 9x माइनस 12y बराबर 108 दिया गया है, आपने यही तो कह रहा है, हो गया। दोस्तों आपके सामने एक समीकरण दिया गया है 9x माइनस 12y बराबर 108, ठीक है। कह रहा है कि के ग्राफ द्वारा, कह रहा है इसके ग्राफ द्वारा दी गई अक्षों के बीच बने अंतःखंड की लंबाई क्या होगी, हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए दोस्तों ये जो रेखा है x अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है, y अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है, मतलब x और y अक्ष के अंतःखंड बताइए, x और y के अंतःखंड बताइए। क्योंकि देखिए अगर x के अंतःखंड निकालना है तो 9 x के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने डिवाइड कर दिया तो 9 निकलना, 9 2 12 तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई, 12 निकल कर आई, हाथ में हो गया। मतलब x ये रेखा देखा जाए तो x अक्ष को 12 यूनिट पर काटता है, अंतःखंड 12 यूनिट पर काटता है। इसी प्रकार y की वैल्यू निकालना है तब क्या करना पड़ेगा, कभी y के गुणांक में जो राशि लिखी है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो -12 लिखा है तो मैंने -12 से डिवाइड कर दिया। 12 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, तो देखिए 12 84 12 98 12 9 108 है। इस प्रकार देखा है तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई, -9। मतलब ये रेखा देखा जाए तो x अक्ष को 12 यूनिट पर काटता है और y अक्ष को देखा जाए तो -9 यूनिट पर काटता है। मतलब x और y अक्ष के देखा जाए तो अंतःखंड -9 होगा, ठीक है। दोस्तों अब मैं यहाँ पर एक काटते तल बना लेता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों ये हमारा काटते तल है। दोस्तों ये जो रेखा है
ये रेखा जो है दोस्तों, ये जो रेखा का समीकरण है दोस्तों, जो रेखा थी वो हमारी क्या है दोस्तों, जो रेखा थी वो एक्स अक्ष को 12 यूनिट पर काट रही थी, मान लीजिए यहाँ पर काट रही थी, ठीक है, और वाई अक्ष को -9 पर काट रही थी, मान लीजिए -9 यहाँ पर था, तो एक तरह से देखा जाए तो जो रेखा थी यहाँ पर काट रही थी, ठीक है दोस्तों। रेखा जो थी यहाँ पर काट रही थी और जो रेखा थी वो यहाँ पर भी काट रही थी, और यहाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेखा वास्तव में इन दोनों बिंदुओं से होकर जा रही थी, हाँ कि नहीं। अगर यहाँ पर भी काट रही थी, वहां पर भी काट रही थी, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये जो रेखा थी यहाँ पर इस बिंदु से होकर जा रही थी और इस बिंदु पर होकर जा रही थी दोस्तों। एक्स अक्ष को 12 यूनिट पर काट रहा है, हाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 12 है। इसी प्रकार जो रेखा है वो वाई अक्ष को -9 यूनिट पर काट रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 है, ठीक है दोस्तों। कह रहा था हमसे कि बने, कह रहा था कि समीकरण 9x - 12y = 108 है के ग्राफ द्वारा दी गई अक्षों के बीच बने अंतःखंड की लंबाई क्या होगी दोस्तों। अक्षों के बीच में कौन सा अंतःखंड बन रहा है, हो गया ये वाला। कह रहा है कि ये जो अंतःखंड बन रहा है इसकी लंबाई क्या होगी, हाँ कि नहीं। कह रहा है अक्षों के बीच में तो यही बन रहा है, कह रहा है इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है दोस्तों। आपको चित्रविज पता है कि अगर यहाँ पर दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष डिवाइड कर रहे हैं, आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये हमारा 90 डिग्री का कोण है दोस्तों। अगर 90 डिग्री का कोण है तो ये वाली भुजा क्या होगी, हो गया ये वाली भुजा हमारी, देखा जाए तो ये हमारी लंब होगी या आधार होगी, ये क्या होगी, अगर कहोगे देखिए अगर लंब है तो ये आधार होगी, ठीक है दोस्तों। जब हमारा लंब 12 होता है और आधार हमारा 9 होता है, तब हमारी कर्ण वाली भुजा क्या होती है, तो ये 15 होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं दी गई अक्षों के बीच बड़े अंतःखंड की जो लंबाई होगी वो 15 मीटर होगी, क्या होगी, 15 मीटर होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर वैसे भी निकालने का मन कर रहा है तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, जो हमने सीखा था दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला, ठीक है। कैसे मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। इस बिंदु पर दोस्तों देखा जाए तो एक्स अक्ष को 12 यूनिट पर काट रहा है, मतलब इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे 12,0 होंगे। इसी प्रकार वाई अक्ष को देखा जाए तो -9 पर काट रहा है, तो इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे 0,-9। उसके बाद दोस्तों आप फॉर्मूला प्रयोग करके उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है अगर इस तरीके से हम निकाल ले रहे हैं तो, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण 59x + 14y - 112 = 0 के लिए y का अंतःखंड क्या होगा, हाँ कि नहीं। कह रहा है कि समीकरण 59x + 14y - 112 = 0 के लिए y का अंतःखंड क्या होगा, मतलब ये जो समीकरण है y अक्ष को किस बिंदु पर काटता है, यही तो पूछ रहा है। कह रहा है कि 59x + 14y - 112 = 0। कह रहा है ये जो रेखा का समीकरण है ये y अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है, हाँ कि नहीं। अगर दोस्तों हमें y का अंतःखंड पता करना है, मतलब y को कितने, मतलब ये रेखा जो है y को कितने मीटर दूरी पर काट रहा है या किस बिंदु पर काट रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अच्छा एक बात बताइए, पहले मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसे दूसरे रूप में कर लेता हूँ, क्योंकि बराबर की जो दूसरी साइड रहता है उससे भाग देना रहता है। तो यहाँ पर मैं सोल्व कर ले रहा हूँ। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 14y = 112 हो गया, हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए ये जो रेखा है y अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है, मतलब y का अंतःखंड क्या होगा, हाँ क्यों नहीं। अगर दोस्तों हमें y का अंतःखंड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर आपको y का अंतःखंड निकालना है तो आपको y के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे बराबर की दूसरी साइड जो राशि लिखी गई है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो y के गुणांक में लिखा है तो 14 लिखा है, और 14 से अगर मुझे y का अंतःखंड निकालना है तो 14 से मुझे 112 को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, देखिए 14 25 70 14 6 84 14 98 14 8 12 112। इस प्रकार देखें तो y = 8 है, मतलब ये जो रेखा का समीकरण था ये वास्तव में y अक्ष को 8 मीटर दूरी पर काट रहा था, मतलब y का अंतःखंड जो होगा 8 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों आपसे पूछता कि जहां पर काट रहा है y को, जहां पर काट रहा है उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो हम कह सकते थे कि भैया उसके निर्देशांक जो होंगे वास्तव में 0,8 होंगे। ये भी तो पूछ सकता है कभी, हाँ, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कभी देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेखा 7x - 3y = 2 कह रहा है एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी, हाँ कि नहीं। आप आराम से जवाब दे सकते हैं, कोई भारी चीज नहीं पूछ रहा हूँ। कह रहा है कि रेखा जो है 7x, कह रहा है रेखा 7x - 3y = 2 है,
हाँ कि नहीं हो गया, यही तो कह रहा है, हो गया। कह रहा है ये जो रेखा है, कह रहा है ये जो रेखा का समीकरण है ये वास्तव में एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है। हाँ कि नहीं हो गया, मतलब एक्स अक्ष का अंतःखंड क्या होगा, ये तो पूछ रहा है, हो गया। हाँ अगर तो हमें एक्स अक्ष का अंतःखंड पता करना है तो ऐसी स्थिति में मुझे एक्स के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उसको उससे बराबर की जो दूसरी साइड लिखा गया है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ कि ना हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे डिवाइड कर दिया, उससे डिवाइड कर दिया। एक्स के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे डिवाइड कर दिया बराबर की जो दूसरी साइड लिखा गया है। ठीक है, तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा, कहोगे देखिए जब 2 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 2/7 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो एक्स का अंतःखंड क्या होगा, कहोगे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्स का अंतःखंड 2/7 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया चीज़ यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। आपको कोई दिक्कत है, कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी लूँ। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है, कभी देखिए इस दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है, कभी देखिए इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज के केंद्रक के जो निर्देशांक होंगे, केंद्रक g, केंद्रक को हमेशा g से दर्शाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ऐसी स्थिति में केंद्रक के जो निर्देशांक होंगे वो x1 + x2 + x3/3, इसी प्रकार y1 + y2 + y3/3 होगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है, आखिर ये चीज़ कैसे हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ, आपको कोई दिक्कत है त्रिभुज से, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने त्रिभुज बनाने की कोशिश की। दोस्तों ये मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ये एक त्रिभुज बना दिया। मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज के निर्देशांक, दोस्तों मैं इसका नामकरण भी कर देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये जो वर्टेक्स है ये ए है और ये वर्टेक्स जो है बी है और ये वर्टेक्स सी है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कॉन्सेप्ट हमारा कि यदि एक त्रिभुज एबीसी जिसके निर्देशांक क्रम है x1 और y1, ठीक है, और कह रहा है कि x2 y2 और x3 y3 है। तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज के जो केंद्रक का निर्देशांक होगा x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 होगा। यही तो कह रहा है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक त्रिभुज एबीसी है जिसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 है। मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज के जो केंद्रक है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, केंद्रक यहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों त्रिभुज एबीसी जिसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, अगर दोस्तों कोई त्रिभुज हमारा ए बी सी है और उसके निर्देशांक क्रम से x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 है, तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का जो केंद्रक जी जो है उसके निर्देशांक ये जो केंद्रक जी है इसके निर्देशांक x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 होगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है। ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है और कुछ नहीं।
यही हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई त्रिभुज हमारा ABC है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई त्रिभुज हमारा ABC है और उसके निर्देशांक क्रमशः है, उसके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज के जो केंद्रक G है उसका निर्देशांक x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 y3/3 होगा। मतलब सभी x वाले टर्म के जोड़ का तिहाई और सभी y वाले टर्म के जोड़ का तिहाई होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यही तो हमारा कह रहा था कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। आखिर ये कैसे हो रहा है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों हमारा एक त्रिभुज है ABC। एक मिनट हो जाइए, मैं इसमें इंक थोड़ा डाल लेता हूँ जिससे थोड़ा और काम चलने लगे। मान लीजिए दोस्तों एक त्रिभुज हमारा ABC है जिसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 है। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। सबसे पहले दोस्तों आप मुझे बताइए केंद्रक किसे कहते हैं। क्योंकि देखिए जहाँ पर त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं आपस में मिलती हैं आकर, उस बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। हाँ कि नहीं? हाँ। ठीक है दोस्तों, मैंने पूछा कि केंद्रक किसे कहते हैं। क्योंकि देखिए जहाँ पर त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं आकर मिलती हैं उस बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम माध्यिका इसका केंद्रक पता करने की कोशिश करते हैं। केंद्रक अगर मुझे पता करना है तो मुझे क्या करना चाहिए पड़ेगा? क्योंकि देखिए ए शीर्ष से आपको माध्यिका खींचनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, माध्यिका क्या होती है? क्योंकि देखिए सामने वाली, क्योंकि देखिए किसी भी वर्टेक्स को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को ही माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये माध्यिका है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये कुछ और नहीं होगा इस त्रिभुज का, ये इस वाली भुजा का मध्य बिंदु होगा। हाँ कि नहीं? ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैंने B शीर्ष से भी एक माध्यिका खींच ली। अगर दोस्तों ये भी हमारी माध्यिका है तो ऐसी स्थिति में ये जो बिंदु होगा ये कुछ और नहीं होगा, ये हमारा इस रेखा का, इस भुजा का मध्य बिंदु होगा। इसी प्रकार दोस्तों मैंने C शीर्ष से भी एक माध्यिका खींच ली। अगर दोस्तों ये हमारी माध्यिका है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये हमारा बिंदु जो होगा ये इस भुजा का मध्य बिंदु होगा। हाँ कि नहीं? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, आप इस रेखा को देख रहे हो? हाँ दोस्तों, आप BC रेखा को देख रहे हो? हाँ दोस्तों, B जो बिंदु है, C बिंदु है, उसके निर्देशांक क्रम से देख रहे हैं तो x2 y2 x3 y3 है। हाँ ठीक है, अगर दोस्तों BC, दोस्तों आप BC रेखा को देख रहे हो? हाँ दोस्तों, B बिंदु की जिस BC रेखा में B बिंदु के निर्देशांक देखा जाए तो x2 y2 है और C बिंदु के देखा जाए तो निर्देशांक x3 y3 है। तब आप मुझे बताइए ये जो मध्य बिंदु है, इस BC भुजा का जो मध्य बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या होगा? क्योंकि देखिए अगर आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो x वाले टर्म का जोड़ का आधा कर दीजिए, y वाले टर्म का जोड़ का आधा कर दीजिए, आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो मैंने जोड़ दिया, x वाले टर्म का जोड़ दिया तो x2 + x3 आया और इसका आधा कर दिया तो आया ये। हाँ कि नहीं? इसी प्रकार y वाले टर्म का जोड़ का आधा कर दिया तो निकल कर आया ये। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये मध्य बिंदु जो है, एक मिनट हो गया, इधर थोड़ा लिख दो। ये जो मध्य बिंदु है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये मध्य बिंदु जो है, इस मध्य बिंदु के निर्देशांक है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होंगे क्रमशः ये होंगे। हाँ कि नहीं? क्रमशः ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक है ये होगा, इस मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होगा। हाँ कि नहीं? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो केंद्र है दोस्तों, ये दोस्तों तीनों माध्यिकाएं यहाँ पर मिल रही है। तीनों माध्यिकाएं यहाँ पर मिल रही है, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? क्योंकि इस जहाँ पर तीनों माध्यिकाएं मिलती है उस बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पर तीनों माध्यिकाएं मिल रही है तो इस बिंदु को हम केंद्रक कहेंगे। हाँ, तो दोस्तों जो केंद्रक होता है उसे G से दर्शाते हैं।
ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि जो केंद्रक होता है, त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आप रट लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है कि जो केंद्रक होता है, त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, वो माध्यिका को, किसी भी माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। दोस्तों ये हमने क्या खींची थी माध्यिका, और ये केंद्रक तो कहाँ पर है कहोगे, ये केंद्रक देखा जाए तो इस माध्यिका पर यहाँ पर स्थित है। अगर दोस्तों ये केंद्रक स्थित है इस माध्यिका पर यहाँ पर, तो ये जो केंद्रक है इस माध्यिका को 2:1 में विभक्त कर रहा होगा। हाँ मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का जो अनुपात होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की भुजा का जो अनुपात होगा 2:1। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों आप इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ जिससे मैं पढ़ सकूँ। ठीक है दोस्तों, आप एडी को देख रहे हो क्या, एडी भुजा को देख रहे हो क्या। दोस्तों ए बिंदु के निशान देखा जाए तो x1 y1 है, और डी बिंदु के निशान देखा जाए तो x2 + x3/2 है, y2 + y3/2 है। हाँ ना यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि एडी जो रेखा है, एडी रेखा को जी बिंदु जो है 2:1 में विभाजित कर रहा है। हाँ लोग यहाँ अगर दोस्तों ए बिंदु के निशान के है और डी बिंदु के निशान के है, और जो एडी रेखा है उसको जी जो है 2:1 में विभक्त कर रहा है, तो आप मुझे बताइए जी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। अगर दोस्तों मैं जी बिंदु के यहाँ पर निर्देशांक निकालता हूँ, तो जो जी बिंदु के अगर दोस्तों मैं यहाँ पर जी बिंदु के निर्देशांक निकालता हूँ, तो जो जी बिंदु के निर्देशांक निकल कर आएगा x1 + x2 + x3 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 निकल कर आएगा। ये हमारा निर्देशांक निकल कर आएगा, ये हमारा निर्देशांक निकल कर आएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि ये जो केंद्रक था इसका निर्देशांक क्या निकल कर आएगा, देखिए 1 मिनट लीजिए। तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि जो केंद्रक था उसका निर्देशांक क्या निकल कर आएगा। इसका निर्देशांक देखा जाए तो x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 निकल कर आया। हाँ यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि किसी त्रिभुज ABC जिसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 है, तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज के केंद्रक G का जो निर्देशांक होगा x1 + x2 + x3/3 होगा, और y1 + y2 + y3/3 होगा। मतलब जो केंद्रक होगा उसके निर्देशांक समस्त x वाले टर्म के जोड़ का तिहाई होगा, और समस्त y वाले टर्म के जोड़ का तिहाई होगा। समस्त x वाले टर्म के जोड़ का तिहाई होगा और समस्त y वाले टर्म के जोड़ का तिहाई होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत कोई परेशानी होने वाली नहीं है, आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है कि भैया जो केंद्रक का निर्देशांक होगा समस्त x वाले टर्म के जोड़ का तिहाई होगा और समस्त y वाले टर्म के जोड़ का 1/3 होगा। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप ऐसे याद रखते हैं तो आपको ये सब लंबा चौड़ा भाषण याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो करिए, देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन को। देखिए तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। हाँ कि नहीं, कह रहा है कि त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे यदि A, B और C के निर्देशांक क्रमशः 1, 2, 1,2, 5,6 और -1,1 है। हाँ कि नहीं। दोस्तों किसी त्रिभुज का शीर्ष E है जिसके निर्देशांक हमें क्या दिया है, जिसके निर्देशांक हमें 1,2 दिया है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा शीर्ष B है, उसी त्रिभुज का दूसरा शीर्ष B है और उसके निर्देशांक हमें क्या दिया है, देखिए उसके निर्देशांक हमें 5,6 दिया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों तीसरा शीर्ष हमारा त्रिभुज का तीसरा शीर्ष हमारा C है और उसके निर्देशांक क्या दिए हैं, उसका निर्देशांक देखा जाए तो -1,1 दिया है, -1,1 दिया है। ठीक है दोस्तों, हमसे केंद्रक के निर्देशांक पूछा है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि केंद्रक के जो निर्देशांक होंगे x वाले टर्म के सभी x वाले टर्म के जोड़ का तिहाई होगा और समस्त x वाले टर्म के जोड़ का तिहाई होगा और समस्त y वाले टर्म के जोड़ का तिहाई होगा। हाँ लोग समस्त x वाले टर्म का जोड़ का तिहाई क्या होगा, देखिए पहले देखा जाए तो देखिए यहाँ पर समस्त x वाले टर्म का अगर मैं जोड़ करता हूँ तो समस्त x वाले टर्म का जोड़ आएगा 5। ठीक है, और 5 का तिहाई करता हूँ तो आएगा 5/3। इसी प्रकार का होगा, देखिए अगर समस्त y वाले टर्म का जोड़ करता हूँ तो आएगा 9 और 9 का 1/3 करता हूँ तो आएगा 3। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ABC का जो केंद्रक होगा, ABC के केंद्रक का निर्देशांक देखा जाए तो 5/3
5/3, 3 होगा, 5/3, 3 होगा। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिकोण ABC के केंद्रक के, ठीक है, कह रहा है त्रिकोण ABC के केंद्रक के निर्देशांक 2,2 है। केंद्रक के निर्देशांक कह रहा है, हाँ कि नहीं? हो गया। कह रहा है शीर्ष C के निर्देशांक, कह रहा है शीर्ष C के निर्देशांक है, कह रहा है शीर्ष C के निर्देशांक है, मतलब C के निर्देशांक क्या होंगे? ठीक है, कह रहा है यदि AB के निर्देशांक क्रमशः 7,-1 और 1,2 है। हाँ कि नहीं? हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा भी आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा भी आपको घबराना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा भी आपको घबराना नहीं है। मैं 2 तरीके से कराऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे हम तेजी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिकोण ABC के केंद्रक के निर्देशांक 2,2 है और शीर्ष C के निर्देशांक क्या होंगे यदि A और B के निर्देशांक क्रम से ये है। ठीक है दोस्तों, जो शीर्ष है ये है, उसके निर्देशांक क्या दिए हैं? देखिए उसके निर्देशांक हमें 7,-1 दिया है, और शीर्ष जो B है उसके निर्देशांक क्या दिया है? उसके निर्देशांक हमें 1,2 दिया है, और C बिंदु के निर्देशांक हमसे पूछ रहा है। मान लीजिए दोस्तों C बिंदु के निर्देशांक x, y है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, A बिंदु के निर्देशांक, दोस्तों A बिंदु के निर्देशांक ये है, B बिंदु के निर्देशांक ये है, C बिंदु के निर्देशांक है। तब आप मुझे बताइए इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या हुआ? ABC का जो त्रिभुज है उसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? देखिए अगर आप समस्त x वाले टर्म का जोड़ का तिहाई कर देते हैं तो, और समस्त y वाले टर्म के जोड़ का तिहाई कर देते हैं तो आपको इसके केंद्रक के निर्देशांक मिलेंगे। तो मैंने जोड़ का तिहाई कर दिया। अगर मैं जोड़ का तिहाई करता हूँ तो क्या मिलेगा? देखिए 7, 1, 8, 8 + x अपॉन 3 और 1 + y, 1 + y अपॉन 3। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसके निर्देशांक क्रम से ये होंगे, इसके केंद्रक के निर्देशांक ये होंगे। हाँ क्यों? लेकिन दोस्तों कह रहा है केंद्रक के निर्देशांक 2,2 है, हम कह रहे हैं कि भैया ये है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2,2 है, मतलब 8 + x अपॉन 3 जो है 2 के बराबर है, और ये 1 + y अपॉन 3 भी 2 के बराबर है। हाँ क्यों? अगर दोस्तों ये बराबर है 2 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 3 × 6, x बराबर आ गया -2। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों ये वैल्यू भी देखा जाए तो y 2 के बराबर है। हाँ, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? देखिए y की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 5, मतलब और दोस्तों x की वैल्यू y मैंने तो y की वैल्यू आई 5। दोस्तों x y क्या थे? C बिंदु के निशान थे, तो C बिंदु के निशान कह सकते हैं ये हमारे 2,5 होगा। तो इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सब ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। कैसे? आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमने माना है कि ये C बिंदु के निशान क्या x, y माना है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। दोस्तों हमें A बिंदु के निशान दिया है, B बिंदु के निशान दिया है और C बिंदु के निशान हमने मान लिया कि भैया x, y है। हाँ दोस्तों केंद्रक के भी तो निर्देशांक दिया है। हाँ क्या दिया है? केंद्रक के निर्देशांक देखिए केंद्रक के निर्देशांक दिया है, केंद्रक के जो निर्देशांक, केंद्रक जो G होता है उसके निर्देशांक हमें दिया है 2,2। ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 2,2 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। यहाँ पर लिख देता हूँ हमसे कह रहा है C बिंदु के निर्देशांक बताइए। हाँ C बिंदु के निर्देशांक हमसे पूछ रहा है, C बिंदु के निर्देशांक हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम C बिंदु के निर्देशांक निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, कि ये वैल्यू वास्तव में, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये वैल्यू वास्तव में समस्त x वाले टर्म के का तिहाई के बराबर है। हम लोग ठीक है, अगर दोस्तों सभी समस्त x वाले टर्म का जोड़ को 3 से भाग देने पर ये प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन तीनों का जोड़ जो होगा वास्तव में इसके 3 गुने के बराबर होगा, मतलब इन तीनों का जोड़ जो होगा वास्तव में 6 के बराबर होगा। हाँ क्यों हो गया? हाँ अगर दोस्तों ये जो तीनों टर्म है, दोस्तों ये जो तीनों टर्म है इसका जोड़ जो है वास्तव में 6 यूनिट के बराबर है। किसके बराबर है? 6 के बराबर है। ठीक है दोस्तों इन तीनों के
जोड़ को 3 से भाग देने पर हमें ये प्राप्त हो रहा था। मतलब इन तीनों का जोड़ जो है वास्तव में इसके 3 गुने के बराबर है। हाथ में अगर दोस्तों इन तीनों का जोड़ जो है 6 के यूनिट के बराबर, दोस्तों इन तीनों का जोड़ जो है 6 यूनिट के बराबर है, तो गया। जिसमें से दोस्तों इस 6 में से देखा जाए, दोस्तों इस 6 में से देखा जाए, अगर मैं दोस्तों इन तीनों का जोड़ जो है 6 के बराबर हो गया। अगर दोस्तों इस 6 में से मैं इन दोनों टर्म को घटा देता हूं तो ये वाला टर्म मिल जाएगा कि नहीं, हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इन दोनों टर्म को घटा दिया। दोस्तों ये दोनों टर्म क्या है, हो गया 8 है, मैंने घटा दिया दोस्तों, तो आया -2। तो ये दोस्तों -2 जो आया है ये कुछ और नहीं है, x वाला टर्म है, x वाला टर्म है। हाँ, हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये वाला जो टर्म है दोस्तों, ये आपको तब प्राप्त हुआ होगा जब ये समस्त y वाले टर्म का जोड़ किया गया होगा और उसे 3 से भाग दिया गया होगा, तब ये प्राप्त हुआ होगा। हाँ, हो गया। अगर दोस्तों सभी y वाले टर्म के जोड़ का तिहाई इसके बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इसका जो जोड़ होगा वास्तव में इसके 3 गुने के बराबर होगा, मतलब 6 के बराबर होगा। हाँ, हो गया। अगर दोस्तों इसका जोड़, अगर दोस्तों इन सभी का जोड़ जो है, अगर दोस्तों इन सभी का जोड़ जो है 6 के बराबर है, तब आप मुझे बताइए, अगर इस 6 में से मैं इन दोनों टर्म को घटा देता हूं तो ये वाला टर्म मिल जाएगा, क्या हो गया है। हाँ दोस्तों, ये इन तीनों टर्मों का जोड़ क्या है, हो गया 6 है, 6 के बराबर है। अगर दोस्तों इन तीनों टर्मों का योग जो है 6 के बराबर है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इन दोनों टर्मों को घटाता हूँ तो ये वाला टर्म मिल जाएगा कि नहीं, हो गया। दोस्तों इन दोनों टर्मों को मैंने घटा दिया, इन दोनों टर्मों को अगर मैं घटाता हूँ तो क्या मिलेगा, को देखिए इन दोनों टर्मों का योग होगा 1, और 1 जब घटाओगे तो आएगा 5। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो 5 प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, ये y की वैल्यू है। क्या है, y की वैल्यू। x को आपने क्या माना था, xy को क्या माना था, xy को c बिंदु पे निशान माना था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये c बिंदु पे निशान होने -2,5 होगा। तो इस प्रकार भी हम बता सकते हैं, लेकिन ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप और तेजी से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे समझाना रहता है, इसलिए मुझे लिखना भी पड़ता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे दोस्तों कुछ हम और नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं कुछ और नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर पढ़िए, देखिए कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या लिखा गया है, कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा गया है, पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी और सी के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है और उसके सम्मुख भुजाओं की लंबाई क्रमशः a b और c है, तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होगा, अंतः केंद्र के जो निर्देशांक होंगे, अंतः केंद्र को y से दर्शाते हैं। ठीक है, कह रहा है अंतः केंद्र के जो निर्देशांक होंगे a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कोमा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c होगा। ये कह रहा है, ये हमसे कह रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले एक त्रिभुज बना देता हूँ। इससे पहले मैं इसके लिए सबसे पहले त्रिभुज बना देता हूँ। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है, इसका नामकरण कर देते हैं दोस्तों। ये शीर्ष का नाम ए है, इस शीर्ष का नाम बी है, इस शीर्ष का नाम हमारा सी है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये जो शीर्ष है इसके निर्देशांक x1 है, x2 है, x1 y1 है, और ये जो शीर्ष है, दूसरा जो शीर्ष बी है, इसके निर्देशांक x2 y2 है, x2 y2 है, और जो तीसरा शीर्ष है, तीसरा जो शीर्ष है उसके निर्देशांक मान लीजिए x3 y3। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कभी नहीं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये जो शीर्ष है इसके सामने की जो भुजा है वो 1 मीटर है, और 20 जो शीर्ष है इसके सामने की जो भुजा है 2 मीटर है, और जो 30 शीर्ष है इसके सामने की भुजा c है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं। दोस्तों मान लीजिए इस त्रिभुज का जो अंतः केंद्र है यहाँ पर स्थित है। दोस्तों अंतः केंद्र I से दर्शाते हैं, दोस्तों अंतः केंद्र को I से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा कॉन्सेप्ट कर रहा है कि यदि कोई त्रिभुज हमारा ए बी सी है
और इसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 है। और उन भुजाओं के उन त्रिभुज उन शीर्षों के उन वर्टेक्स के सम्मुख भुजाएं जो है ABC सेंटीमीटर है। तो ऐसी स्थिति में इस अंतः केंद्र के जो निर्देशांक होंगे इस अंतः केंद्र के जो निर्देशांक होंगे ax1 bx2 cx3 आपको बताते भी चल रहा हूँ, ठीक है, आपको बताते भी चल रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं, आपको घबराना नहीं है। अपॉन तीनों भुजाओं का योग। इसी प्रकार a y1 जैसे आपने x वाले टर्म के साथ किया वैसे ही y वाले टर्म के साथ। इसी प्रकार by2, इसी प्रकार cy3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो ये जो अंतः केंद्र आई है इसके निर्देशांक क्रम से ये होंगे। ये जो अंतः केंद्र हमारा आई है उसके निर्देशांक ये होंगे। अंतः केंद्र जो आई है उसके निर्देशांक ये होंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा? हाँ, हमें समझ में आ गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है कि आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई त्रिभुज ABC है और उसके वर्टेक्स क्रम से उसके निर्देशांक क्रम से x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 और उसके शीर्ष और प्रत्येक वर्टेक्स के सम्मुख भुजाएं जो है ABC है। तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज के अंतः केंद्र I का जो निर्देशांक होगा वो ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी कोमा ay1 by2 cy3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी के बराबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रूव करवाने का कोई औचित्य बनता नहीं है। ठीक है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर मैं करवा भी देता हूँ प्रूव तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको बस याद रखना है रिजल्ट, क्योंकि आपको रिजल्ट प्रयोग करना है। हाँ नहीं हो गया, आपको रिजल्ट प्रयोग करना है, आपको उससे मतलब होना चाहिए। ठीक है, वो तो दोस्तों मैं इसलिए करवा देता हूँ कि जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, क्योंकि जब हम कोई चीज़ प्रूव कर देते हैं तो वो चीज़ समझ में आती है कि अच्छा ऐसे हो रहा है, तो वहीं से हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कोई फायदा नहीं है। मैं लंबा चौड़ा भाषण दूँ तो कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये रिजल्ट आप ध्यान रखिए, बस और कुछ नहीं। अब आइए दोस्तों इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ABC के अंतः केंद्र, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, कह रहा है उसका अंतः केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। हाँ कह रहा है एक त्रिभुज ABC है, कह रहा है कि बताइए उसके अंतः केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। हाँ कह रहा है कि यदि ABC के निर्देशांक क्रम से 0,6 0 0 और 6,0 है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इतना हल्का दे, बस आपको निकालने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया है, उसी त्रिभुज को लेकर सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बार बार बनाऊंगा तो हो सकता है अगली बार बने भी ना। हाथ में तो मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये हम इसका अंतः AB जो त्रिभुज है, ABC जो त्रिभुज है उसका अंतः केंद्र यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे इसी अंतः केंद्र I का निर्देशांक पूछ रहा है, इसी अंतः केंद्र I का निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज में हमें A जो शीर्ष है उसका निर्देशांक 0,6 दिया है और जो B शीर्ष है उसके निर्देशांक हमें 0 0 दिया है। 0,0 दिया है और जो C शीर्ष है उसके निर्देशांक 6,0 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अंतः केंद्र अगर निकालना है ना तो प्रत्येक शीर्ष के सम्मुख भुजा भी आपको पता होनी चाहिए। प्रत्येक शीर्ष के सम्मुख भुजा भी आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों आप मुझे बताइए इस भुजा की लंबाई क्या है। कहोगे देखिए इस शीर्ष का निर्देशांक 0,0 है और इस शीर्ष का निर्देशांक 6,0 है। मैंने कहा कहोगे देखिए अगर हमें इस भुजा की लंबाई निकालनी है तो हमें x वाले टर्म का जोड़ का स्क्वायर, x वाले टर्म के बीच का अंतर लेकर स्क्वायर करना पड़ेगा और y वाले टर्म के
टर्म के बीच का अंतर लेकर स्क्वायर करना पड़ेगा, जो आएगा उनको जोड़कर वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो x वाले टर्म का अगर मैं अंतर लेता हूं तो 6 का अंतर आएगा, और 6 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 36 आएगा। इसी प्रकार y वाले टर्म का अगर मैं अंतर लेता हूं तो 0 आया, 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब दोस्तों दोनों को जोड़ूंगा तो 36 ही आएगा। अब 36 का मैं वर्गमूल निकालता हूं तो 6 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये जो भुजा है इसकी लंबाई 6 है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इसकी लंबाई क्या होगी। तो देखिए इस बिंदु के निर्देशांक 0,6 है, इस बिंदु के निर्देशांक 6,0 है। तो भाई देखिए अगर आपको इस भुजा की लंबाई निकालना है तो ऐसी स्थिति में आप एक काम करिए, x वाले टर्म के जोड़ अंतर ले लीजिए, x वाले टर्म का अंतर ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, और इसी प्रकार y वाले टर्म का अंतर ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, जो आएगा उसे जोड़कर वर्गमूल निकाल दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, तो 0 और 6 का अंतर लूंगा 6, और 6 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 36। ठीक है, 6 और 0 का अंतर लूंगा 6, और 6 का स्क्वायर करूंगा 36। दोनों स्थितियों में 36 आया, और 36 का मैंने जोड़ दिया। दोनों स्थितियों में जो 36 प्राप्त हुआ है तो 72 आया, और मैं 72 का अगर वर्गमूल निकालता हूं तो 6√2 है। 6√2 है, मतलब इस भुजा की लंबाई क्या है, 6√2 है। समझ में आया? हो गया? हाँ, हमें यहाँ तक समझ में आ गया। इसी प्रकार बताइए इस भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए इस भुजा की लंबाई के लिए आप x वाले टर्म का अंतर लीजिए, 0 आया, 0 का स्क्वायर करूंगा 0 ही आएगा, कोई फायदा नहीं। इसके बीच का अंतर लूंगा 6, और 6 का स्क्वायर करूंगा 36, और 36 का वर्गमूल निकालूंगा तो 6। तो इस भुजा की लंबाई 6 है। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए इस जो अंतः केंद्र आई है इसके निर्देशांक क्या होगा। देखिए इसके निर्देशांक जो होगा, तो देखिए इसका निर्देशांक निकालने के लिए 6 की मल्टीप्लाई 0 से करिए, 0 प्लस इस 6 की मल्टीप्लाई इस 6√2 की मल्टीप्लाई इससे करिए तब भी 0, और इस 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए 6 अपॉन तीनों भुजाओं के जोड़ से भाग, अपॉन तीनों भुजाओं के जोड़ से भाग। तो 6 6 12 6 6 12 और 12 प्लस 6√2 कोमा इसी प्रकार जैसे आपने x वाले टर्म के साथ किया वैसे y वाले टर्म के साथ करिए। तो वे देखिए 6 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 36, मैंने कहा ठीक है। तो वे 6 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, तो वे इसकी मल्टीप्लाई अगर इससे करते हैं तब भी 0, अपॉन अगर मैं 6 6 12 12 प्लस 6√2 से भाग देता हूँ तो ये प्राप्त होगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अंतः बिंदु जो है उसके निर्देशांक किए होंगे। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अंतः बिंदु जो है उसके निर्देशांक किए होंगे। इसे भी सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। ऊपर देखा जाए तो 6 प्राप्त हुआ, 6 मैं कॉमन ले रहा हूँ। अगर मैं कॉमन लेता हूँ दोस्तों ऊपर देखा जाए तो 6 प्राप्त हुआ है, नीचे भी मैं 6 कॉमन लेता हूँ तो अंदर मुझे प्राप्त होगा 2 प्लस √2, और उसे सोल्व करूँगा दोस्तों। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा 1 अपॉन 2 प्लस √2। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा, तो 1 मिनट रुकिए, 0 यहाँ पर आया था, यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा, हो यहाँ पर आपको मिलेगा 6 प्लस 6 अपॉन अगर मैं इसे भी सोल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो 6 अपॉन 2 प्लस √2। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि अंतः बिंदु जो है उसके निर्देशांक क्रम से ये होंगे। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों कुछ और चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ और चीज़ें सीखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक देखिए क्या करना चाह रहा है। कोई देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कर रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्ष ए ओ बी है, जहाँ पर ए बिंदु के निशान 0,8 दिया है, ओ बिंदु के निशान 0,0 दिया है, बी बिंदु के निशान 5,0 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कार्तीय तल बना लेता हूँ जिससे मैं समझा सकूँ अच्छे तरीके से। दोस्तों ये जो निर्देशांक दिया जाता है वास्तव में कार्तीय तल का होता है, कार्तीय तल का निर्देशांक होता है। ठीक है, सब ये जो निर्देशांक की जहाँ पर भी बात होगी वहाँ पर कार्तीय तल तो जरूर आना है। अगर आपको अच्छे तरीके से अनुभव हो गया तो कार्तीय तल का मत प्रयोग करिए, लेकिन कार्तीय तल तो जरूर आएगा। ठीक है, ये दोस्तों मैंने कार्तीय तल बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई भी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, ये जो बिंदु है उसके निर्देशांक 0,8 दिया है। ठीक है,
0,8 दिया है, तो 0 यहाँ पर एक्स अक्ष पे देखा 0 चलूँ तो यहाँ पर आ गया, वाई अक्ष पे 8 चलता हूँ तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु के निशान 0,8 है, 0,8 है और ये बिंदु ए है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों वो बिंदु के निशान 0,0 दिया है और 0,0 यहाँ पर है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये बिंदु जो है वो है। इसी प्रकार बी बिंदु के निशान 5,0 दिया है, 5,0 चलूंगा तो एक्स अक्ष पे 5 चलता हूँ और वाई अक्ष पे मान लीजिए एक्स अक्ष पे 5 चलता हूँ, मान लीजिए 5 यहाँ पर है और वाई 0 चलता हूँ तो यहाँ पर होगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस बिंदु के निशान 5,0 है और ये बिंदु क्या है, बी है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों अगर मैं इन तीनों रेखाओं को जोड़ता हूँ दोस्तों, अगर मैं इन तीनों बिंदुओं को जोड़ता हूँ तो आप देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया तो आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज ए ओ बी बन रहा है। हाथ में यहाँ दोस्तों ए बिंदु के निशान क्या है, 0,8 है और इस बिंदु के निशान क्या होगा, इस बिंदु के निशान देखा जाए तो 5,0 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों इस बिंदु के निशान 5,0 है, हाँ कि मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 5 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 8 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 8 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों समकोण, दोस्तों एक तरह से देखा है तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई मतलब आधार और ऊंचाई का आधा ही क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार और ऊंचाई के मल्टीप्लिकेशन का आधे के बराबर होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर ऐसे याद रखते हैं तो यहीं पर आप बता सकते हैं कितना होगा, 8 पंजे 40, 40 का आधा किया 20, मतलब 20 है। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई होता है 1/2। आधार कितना दिया है, आधार दिया है, आधार देखा जाए तो 5 दिया है और ऊंचाई देखा जाए तो 8 है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना निकला है, 40 वर्ग यूनिट निकला है, 40 वर्ग स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है, लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है आप इसी तरीके से करें, ठीक है, लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है आप इसी तरीके से करें। ठीक है, आप इस तरीके से जरूरी नहीं है आप इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको आप एक फॉर्मूले का भी प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले, आपके सामने ये फॉर्मूला है, पहले आप इसे पढ़िए, आपके सामने कॉन्सेप्ट है और देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद हम इसका फिर प्रयोग करके सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष के निशान क्रम से x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 ये मोड का चिन्ह है। ठीक है, 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 के बराबर होगा। ये हमारा कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ यहाँ पर, मैं समझाने के लिए, आप डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले का ही काम है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें रट जाएंगी, दिक्कत कोई आपके सामने आएगी नहीं, आपके सामने किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जब आपको रट जाएंगे सारे तो आपके सामने कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। दोस्तों ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, इसका नामकरण कर देता हूँ। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। दोस्तों मान लीजिए A बिंदु के निशान x1 है, x1 y1 है, इसी प्रकार इसके निशान x2 y2 है, इसी प्रकार इसके निशान x3 y3 है।
अगर त्रिभुज दोस्तों, अगर एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है, उसके अनुसार x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 है, x3 y3 है, तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का जो एरिया होगा, ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल जो होगा, एरिया या क्षेत्रफल जो होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 के बराबर होगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है दोस्तों, ये हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यदि कोई त्रिभुज हमारा ए बी सी है जिसके निशान x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, उस त्रिभुज का जो एरिया होगा वास्तव में 1/2 x1 y2 y3 x1 y1 माइनस y2 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो मोड लगा है इसका मतलब है कि जो भी आएगा उत्तर, अगर निगेटिव भी आता है अंदर की सारी चीज़ें, तो ये पॉजिटिव कर देगा, ये इसका कहना भी यही है। ठीक है, तब आइए दोस्तों, अगर ये चीज़ समझ में आ गई है दोस्तों, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, कोई फायदा नहीं है प्रयोग करवाने का। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको वास्तव में इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। ये तो मैंने आपको लिखवा दिया है, आपको दूसरे तरीके से करना है, क्षेत्रफल निकालना है तो दूसरे तरीके से करना है। अगर आपको निर्देशांक दिया जाता है एक त्रिभुज एबीसी दिया जाता है, किसी भी त्रिभुज एबीसी का निर्देशांक देकर हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, तो आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो होता है, अगर आपको अच्छी तरीके से आता है प्रयोग करना तो कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी दूसरे तरीके की ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि उस तरीके का हम कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, इस सूत्र का प्रयोग करके आप सोल्व कर सकते हैं। इस सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ये जो त्रिभुज दिया है, जिस त्रिभुज की बात कर रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इसका प्रयोग नहीं करना है, इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। तब क्या कैसे करना है दोस्तों? अगर आपको किसी त्रिभुज का शीर्ष दिया जाता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो आपको कुछ मत करना, आपको कुछ नहीं करना है। समस्त x वाले टर्म को लिखिए दोस्तों। यहाँ पर त्रिभुज के 3 शीर्ष है, एक ए है, एक ओ है, एक बी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को तो मैंने करा दिया, लेकिन मैं दूसरे तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ, जिससे आपको ग्राफ और आपको कुछ बनाने की जरूरत न पड़े। आप समस्त x वाले टर्म को लिख लीजिए। तो x वाला टर्म में देखा जाए तो ए शीर्ष का तो 0 है, बी शीर्ष का 0 है, सी शीर्ष का 5 है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 0 0, थोड़ा दूर लिखता हूँ 0 5। ठीक है, इसी प्रकार y वाले टर्म को लिख लीजिए एक किनारे। तो y वाला टर्म है 8 0 और 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं दोस्तों। यही चीज सेम यहीं पर रिपीट कर दीजिए, सेम यही चीज रिपीट कर दीजिए। एक मिनट दोस्तों, सेम चीजें यही, 1 मिनट हो जाइए। दोस्तों आपको क्या करना है, समस्त x वाले टर्म को लिखना है, उसके बाद समस्त y वाले टर्म को लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, x वाले टर्म का उल्टा यहाँ पर लिखना है, x वाले टर्म का यहाँ पर उल्टा लिखना है। तो मैंने उल्टा लिख दिया 5 0 0। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जो बच गया है उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो 0 आया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा 0 आया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो आया 40 लिख लेना है।
ठीक है। अब दोस्तों फिर से यही प्रक्रिया यहाँ पर अपनानी है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, इसकी मल्टीप्लाई ठीक है। यही प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, और जो बच गया उसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ठीक है। उसकी मल्टीप्लाई इधर। दोस्तों ये जो टर्म बचा था इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो टर्म बच गया था इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक मिनट, कोई बात नहीं, ठीक है। दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए, जो बच गया है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगा 0, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगा 0, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगा 0। तो क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर करने पर 40 प्राप्त हुआ, यहाँ पर करने पर यही प्रक्रिया 0 प्राप्त हुआ। उन दोनों के बीच का अंतर ले लीजिए, तो अंतर आएगा 40 हो गया। दोस्तों जो अंतर आया है उससे 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों जो अंतर आया है उसे डिवाइड कर दीजिए 2 से, और जो प्राप्त होगा वो कुछ और नहीं, त्रिभुज ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये जो त्रिभुज हमारा AOB था उसका क्षेत्रफल 20 होगा। क्या होगा? 20 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम तेजी से कर सकते हैं, इस प्रकार दोस्तों हम तेजी से भी कर सकते हैं। हाँ तो हम इसी प्रकार दोस्तों आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, ऐसे ही हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष P, Q और R का क्षेत्रफल बताइए। P के शीर्ष हमें 3,5 दिया है, और Q के शीर्ष मैंने 2,8 दिया है, R के शीर्ष हमें 4,7 दिया है। हाँ क्यों? तो दोस्तों अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिभुज का, तो आपको क्या करना है? x वाले टर्म को लिखना है। सबसे पहले x वाले टर्म में देख रहे हैं तो 3 है, -2 है, -2 है और 4 है, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई कहा हूँ वैसे करना है। अब y वाले टर्म को लिख लीजिए। तो y वाले टर्म में क्या है? 5, 8, 7 है, लिख लिया 5, 8, 7। अब जो x वाले टर्म लिखा था उसका उल्टा लिख दीजिए यहाँ पर, 4, -2 और 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, 3 8 24, ठीक है, और 2 7 14, 2 7 14, ठीक है, और 4 5 20। तो देखा जाए तो 24 और 20 क्या प्राप्त हुआ? कहोगे 3 8 24, 3 8 24 और -14 और 4 5 20। इन्हें मैं सोल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा? कहोगे देखिए 4 44, 44 -14 करेंगे तो आएगा 30। हाँ क्यों बोले? हाँ। तो यहाँ पर दोस्तों गुणा भाग करने पर क्या प्राप्त हुआ? कहोगे 30 प्राप्त हुआ। हाँ क्यों? हाँ, ठीक है। दोस्तों गुणा करके उसको सोल्व करने पर 30 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर करिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, जो बच गया उसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। 4 8 32, क्या प्राप्त हुआ? 32, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस वाले कर लेते हैं। 3 5 15, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 7 47, और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी तो कर रहे थे। कहोगे हाँ, तो क्या आया? कहोगे 14 है, तो 3 क्या आया? 33 है। 1 मिनट लीजिए, 43 है। क्या आया? 43 है। दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई करके उसके बाद जोड़ने ओढ़ने पर 43 आ रहा है। हाँ क्या आ रहा है? 43 आ रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 30 प्राप्त हुआ, यहाँ पर 43 प्राप्त हुआ। इनके बीच का अंतर ले लीजिए, तो देखिए इनके बीच का अंतर आएगा 13, और जो अंतर आया उसको 2 से भाग दे दीजिए। तो भाग देता हूँ तो आएगा 6.5। मतलब ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज जो होगा उसका जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 6.5 स्क्वायर यूनिट होगा, 6.5 स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम तेजी से सोल्व करके इस प्रकार जवाब दे सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों आगे की चीज़ें हम कल करेंगे इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।